अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट, मरियम फयाज़, किस्त नंबर 1। हर तरफ शादी के शादियाने बज रहे थे। बारात पहुंच चुकी थी। सभी बहुत खुश थे, खास कर के बारात। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आज वो पूरे हक से उसे अपने साथ ले जाने आया था। निकाह पहले ही हो चुका था तो अब बस रुखसती होना बाकी थी। सारे कपल्स अपनी अपनी तस्वीरें बनवा रहे थे। बारात का इंतज़ाम सुल्तान हवेली के लॉन में किया गया था। अब्बा हज़ूर ने लड़कियों को दुल्हन लाने का इशारा किया। एक ज़ोरदार चीख सबके समातों से टकराई। सबकी नज़रें छत से गिरते हुए इस वजूद पर पड़ी। सबकी बेसाख्ता चीख गूंजी। बारान बेयकीनी के आदंग में स्विमिंग पूल की जानिब भागा। वो छत से गिरी थी या फिर गिराई गई थी। खून में लथपथ वो खून आलूद फर्श पर तड़प रही थी। उसे इस हाल में देखकर बारान साकत हुआ। अगले ही लम्हे बारान उसे अपने बाजुओं में उठाए पागलों की तरह भागा था। बारान के जैसे किसी ने रूह खींच दी थी। वो बस मारा मारा उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। सुल्तान हवेली और कारा बे मेंशन के तमाम अफराद अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचते जो मंजर इनको देखने को मिला, इस मंजर ने सबके दिलों को चीर दिया। वो 28 साला मर्द वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर सजदे में गिरा कर अल्लाह से उसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। वो पागलों की तरह चीख रहा था, रो रहा था, खुदा से उसकी ज़िंदगी मांग रहा था। आज तारीख फिर दोहराई गई थी। सबका दिल आज फिर टुकड़ों में तकसीम हुआ था। अगर अंदाज मेरा बदला तो फिर शोर उठेगा, जो ज़बां मेरी खुली तो फिर शोर उठेगा। यहाँ अब तक बातें बातों में उलझी हैं, सुलझाना जो चाहूँ तो फिर शोर उठेगा। गलत करते हैं हम करके अपनों पे भरोसा, साबित जो कर जाऊँ तो फिर शोर उठेगा। मेरे कलाम से पहले है यहाँ हूँ का आलम, मेरा बयान गर हो जाए तो फिर शोर उठेगा। खामोशी समंदर की भी देती है गवाही, तूफान कोई आएगा तो फिर शोर उठेगा। जब तक है ज़बां चुप तो ये राज ही रहेगा, चुप हद से गुजर जाए तो फिर शोर उठेगा। जब तक खुला है मैकदा तो खामोश है ये, दर बंद किया साकी ने तो फिर शोर उठेगा। 9 माह कबल यह मंजर है इस्लामाबाद का। सुनसान सड़कों पर एक बाइक सवार हवा किसी तेज़ रफ्तारी से सड़कों पर अपनी हैवी बाइक चला कम उड़ा ज़्यादा रहा था। ब्लैक और रेड कंट्रास्ट की हैवी बाइक के साथ ब्लैक ही पैंट और जैकेट पहने, सर पर ब्लैक ही हेलमेट पहने, हाथों में गॉगल्स और पैरों में ब्लैक ग्लव्स और पैरों में ब्लैक जॉगर्स पहने बाइक की स्पीड आखिरी हद तक बढ़ाई वो हवा से बातें किए जा रहा था। बाइक को ब्रेक लगाते किसी गोदामनुमा जगह पर रुका और चुपके से अंदर दाखिल हुआ। छुप छुपाकर एक कमरे में दाखिल हुआ जहाँ बहुत सी इलीगल अद्वियात और ड्रग्स, अगर इन्हें कहा जाए तो गलत ना होगा, वो मौजूद थी, जो स्मगलिंग के लिए वहाँ रखी गई थी। इस नकाबपोश ने अपने हाथ में पकड़े पेट्रोल को इन ड्रग्स पर डालना शुरू किया और माचिस की जलती तीली इसके हवाले की। देखते ही देखते आग भड़क उठी, हर चीज़ को अपनी लपेट में ले गई। आग लगते ही वो नकाबपोश जिस रास्ते से आया था इसी रास्ते से फरार होने के लिए निकला कि कुछ गार्ड्स आ गए। ओए, कौन हो तुम? एक गार्ड ने पूछा। कमरे में आग लग गई है, जल्दी करो, कुछ करो। इतने में आवाज़ बुलंद हुई, ये काम इसी का है, पकड़ो इसे। दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखते कहा और नकाबपोश की तरफ लग गए और देखते देखते नकाबपोश ने अपने जौहर दिखाते एक एक गर्दन तोड़ी और नीचे झुकते अपने जोकर से एक चाकू निकालते दूसरे गार्ड के दिल पर दे मारा। ये सब इतना अचानक हुआ कि गार्ड्स को समझने का मौका ही ना मिला। नकाबपोश गार्ड्स को ठिकाने लगाते वहाँ से फरार हुआ। सर, स्टोर रूम में आग लग गई है, एक गार्ड ने आके इतला दी। क्या बकवास कर रहे हो, किसकी कारस्तानी है ये? उनके लीडर ने धाड़ते हुए कहा। सर, मालूम नहीं, आग पर काबू पा लिया है, लेकिन क्या? लीडर फिर से धाड़ा। सर, हर चीज़ को आग लग गई है, गार्ड ने बताया। बगैर तो तुम लोग क्यों बच गए? चलो अब जल्दी, लीडर ने हुक्म दिया। वो लोग स्टोर रूम की तरफ गए और देखा हर चीज़ खाक हो चुकी थी। बॉस हमारे चीथड़े उड़ा देगा। सर जल्दी आए, हमें पीछे राहदारी में 2 गार्ड की लाशें पड़ी मिली हैं। एक गार्ड ने इतला की। राहदारी में पहुंचते ही लाशों का मुआयना किया गया। दीवार पर नज़र पड़ी तो एक कागज़ पर खून आलू चाकू के सहारे लटकाया गया था जिस पर लिखा था, फिर मिलते हैं। सर, ये काम डार्क डेविल का है, एक गार्ड ने कहा। तो तुम लोग यहाँ क्या भंग पीकर सो रहे थे? इनके लीडर ने इसी गार्ड के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। अब बॉस को क्या जवाब देंगे? कौन था वो बाइक वाला सवार लड़का? कि लड़की का क्या मकसद था इसका? इस सब के पीछे कौन था ये डार्क डेविल?
اب دیکھنا یہ ہے کہ کردار کہانی کو کس موڑ پر لے کر جاتا ہے، وہ ہیرو تھا یا ویلن۔ صبح کی روشنی چڑیوں کی چہکتی آوازوں کے ساتھ ایک محل نما گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس گھر کی تعمیر زمین اتنی وسیع تھی کہ 2 سے 3 محل آرام سے کھڑے کیے جا سکتے تھے۔ سورج کی کرنیں اپنی بھرپور چمک دمک کے ساتھ کارا بے مینشن میں داخل ہو رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب گھر کے افراد موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے کہ دادا جی کی نظر سیڑھیاں اترتے اپنے خوبرو پوتے پر پڑی۔ السلام علیکم۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی جسامت کا مالک ہیزل گرین آنکھوں میں چمک لیے اپنے خوبصورت ٹیمپلز کی نمائش کرتا ہوا باران ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا اور جھک کر داجی کو اور سب کو اونچی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے مشترکہ جواب دیا۔ احمد جلدی ناشتہ کر، آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ باران احمد سے مخاطب ہوا۔ ہاں چلو، احمد بولا۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تو رباب بیگم بولی، بیٹا ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ نہیں امی، ٹائم نہیں ہے، آفس میں کر لوں گا، اللہ حافظ۔ دونوں نے مشترکہ سب کو اللہ حافظ کہا۔ سب نے جواب میں ان کو جواب دیا۔ احمد اپنی رولز رائس میں سوار ہوا تو باران اپنی بینٹلی میں سوار ہوا۔ دونوں آفس کو روانہ ہوئے۔ یہ منظر تھا کارا بے مینشن کا۔ کارا بے مینشن کے سربراہ مراد کارا بے، جو 40 سال پہلے ترکی سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ مراد کارا بے کے 2 صاحبزادے محمد کارا بے اور چھوٹے قدرت کارا بے۔ محمد کارا بے ان کی شادی رباب کارا بے سے ہوئی، جو ایک ترکش خاتون تھی، اور ان کے 4 بچے۔ سب سے بڑا باران کارا بے، جو ایک کامیاب بزنس مین تھا، پھر زمرد کارا بے جس کی کچھ عرصہ قبل ہی گریجویشن مکمل ہوئی ہے، اور دلان کارا بے جن کی اپنی بہن کے ساتھ ہی گریجویشن مکمل ہوئی ہے۔ وہ ایک فیشن ڈیزائنر تھی۔ ان کے بعد سب سے چھوٹا جہان کارا بے، جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ قدرت کارا بے کی شادی پاکستانی خاتون فاطمہ کارا بے سے ہوئی، جن کے بھی 4 بچے ہیں۔ سب سے بڑا احمد کارا بے، جو ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ پھر مراد کارا بے کمشنر پولیس اور پاکستان کے عہدے پر فائز ہیں۔ پھر 2 بیٹیاں افنان کارا بے اور دانین کارا بے۔ احمد میٹنگ کا کیا بنا؟ باران نے آفس روم میں بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ موتی والا والوں کے ساتھ تھی۔ احمد نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، ایک لفظی جواب دیا گیا۔ نہیں، انہوں نے منع کر دیا، ان کے گودام میں کسی نے آگ لگا دی۔ باران، پتہ مجھے شک ہے ان میں کسی اللیگل کام میں ملوث تھے۔ احمد نے جواب دینے کے ساتھ اپنے شک کا اظہار کیا۔ مثلاً؟ باران نے پھر ایک لفظی جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈرگ سمگلنگ کے کام میں ملوث ہیں، اور گودام میں جس مال کو آگ لگائی گئی ہے ہو سکتا ہے وہ ڈرگز ہو۔ احمد نے اپنا خیال پیش کیا۔ کچھ پتہ چلا کہ آگ لگائی کس نے؟ باران نے سوال کیا۔ نہیں، معاملے کو چھپا دیا انہوں نے، پہلے بھی آگ لگائی گئی تھی ان کے گودام میں۔ میری معلومات کے مطابق یہ کام ڈاک ڈیول کا ہے۔ یہ ڈاک ڈیول کا پتہ چلا کہ کون ہے؟ باران نے استفسار کیا۔ نہیں، لیکن یہ کوئی لڑکی ہے شاید۔ خیر، کب تک ایک دن پتہ چلا ہی لوں گا، احمد نے جواب دیا تھا۔ چل صحیح ہے، میں ذرا سائٹ وزٹ کر لوں، باران نے کہا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا کارا بے امپائر سے نکلا۔ ہر طرف کباڑ پڑا تھا۔ کمرے کی نیم روشنی میں 2 شخص بے ہوشی کی حالت میں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ آنکھوں پر سیاہ پٹیاں بندھی تھیں۔ ان کے سامنے ایک وجود منہ پر ماسک پہنے کرسی پر بیٹھا انہیں کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ اس شخص نے آدمی کو اشارہ کیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے بھری بالٹی ان دونوں آدمیوں پر الٹ دی۔ وہ دونوں شخص ہڑبڑا کر ہوش میں آئے تو اس آدمی نے ان کی آنکھوں پر پٹی ہٹائی۔ وہ دونوں شخص ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اچانک سامنے بیٹھے وجود کی ساحرانہ آواز سواتوں سے ٹکرائی۔ اور کون کون ملوث ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ سامنے سے سوال داغا گیا۔ ان دونوں نے ناسمجھی سے ماسک مین کو اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ ناسمجھی کے ڈرامے نا بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ ڈرگ سمگلنگ میں احسان موتی والے کا ساتھ اور کون ملوث ہے؟ سوال دوبارہ پوچھا گیا۔ ہمیں نہیں معلوم، ایک آدمی نے جواب دیا۔ اس بات پر سامنے والا کا پارا ہائی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ان کے قریب آیا اور پھر سوال کیا۔ ایک سوال، ایک جواب، کون کون ملوث ہے؟ سامنے والے شخص نے جس صورت محری سے سوال داغا وہ دونوں ایک پل کو کانپ گئے۔ ان کو خاموش پا کر سامنے کھڑے شخص نے پھر کہا، شرافت سے بتا دو ورنہ میرے اکلوانے کا طریقہ یقیناً تم لوگوں کو پسند نہیں آئے گا۔ میرے پاس زیادہ فضول کا وقت نہیں ہے، جلدی بولو۔ ہم نہیں جانتے، پھر اسی آدمی نے جواب دیا۔ سامنے کھڑے شخص نے مٹھیاں بھینچی اور اپنا ہاتھ کھول کر سائڈ پر کیا۔ یہ دیکھتے پیچھے کھڑے آدمی نے اس کے ہاتھ پر چھوٹا سا چاقو رکھا۔ لگتا ہے تمہیں میری بات ٹھیک سے سنائی نہیں دی۔ یہ بیکار کان میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس ماسک میں نے ایک آدمی کا کان پکڑتے اس کو جسم سے جدا کر دیا۔
उस शख्स ने चीख कर पूरा कमरा सर पर उठा लिया। वो दर्द से बिलख रहा था। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। आखिरी बार पूछ रही हूँ, बताओ, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारा दूसरा कान ठीक है और तुम मुझे नहीं मालूम कि इसके अलावा कुछ बोल भी सकते हो कि मुझे नहीं पता। वो शख्स बड़ी मुश्किल से अपने दर्द पर काबू पाते हुए बोला तो सामने खड़े शख्स की आंखों में खून उतरा। ठीक है, सामने खड़े शख्स ने ये कहते अपने पीछे खड़े शख्स दूसरे को इशारा किया। जिसको समझते ही उसने दूसरे शख्स को उठाकर इस शख्स से थोड़ा दूर पटकती शीशी उसके मास्क मैन के हाथ में दी, जिसको थामते वो इस शख्स की तरफ बढ़ा जिसका कान काटा गया था। जैसे तुम्हारी मर्जी, ये कहते साथ ही उसने शीशी में मौजूद दीकर को इस शख्स के मुंह पर उंडेल दिया। दूसरे इस शख्स की आंखें आखिरी हद तक फैली। वो मास्क मैन थोड़ा दूर हुआ। उस शख्स का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता फटना शुरू हो गया। वो शख्स चीख भी नहीं पा रहा था। इसकी आंतें उबल कर बाहर आ गई। अगर ये कोई मंजर आम शख्स देख लेता तो यकीनन हार्ट अटैक से मर जाता, लेकिन सामने वाला डार्क डेविल था। पीछे खड़े शख्स ने अपनी आंखें बंद करते हुए नाक पर रुमाल रखा, जबकि इसके साथ वाला शख्स मुंह फाड़े बेयकीनी और खौफ से इस दर्दनाक मंजर को देखता आंखें बंद कर दी थी। वो मास्क में शख्स के बड़े चीथड़ों को एक नज़र देखकर दूसरे शख्स के करीब आया। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, मुँह न खोला तो फिर खुलवाऊंगी, लेकिन बोलने के लिए नहीं। उसका इशारा पहले शख्स के चीथड़े की तरफ था। ये कहते साथ वाला कदम उठाते कमरे से बाहर निकला। पीछे शख्स ने अपना मुंह खोला और सारा कुछ कमरे में मौजूद आदमी के गोश गुजार दिया। ढलती शाम इस बंगले पर छा रही थी। घर के सारे मर्द बंगले में मौजूद थे। घर के सब लोग चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। मरियम कहाँ है? आयशा सुल्तान अपने खूबरू बेटों से मुखातिब हुए, जिनके जवाब में इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर झुकाकर खामोशी से बैठ गए। बलाज, हातिम, आयशा सुल्तान अपने दोनों बेटों से फिर से मुखातिब हुई। वो मम्मा, दरअसल वो दुबई गई है। बलाज सुल्तान ने अपनी माँ को जवाब दिया, जिस पर आयशा ने गुस्से से लब खींचे। जब मैंने मना किया था ना, तो फिर किसकी इजाज़त से गई है? आयशा बेगम ने करख्त लहजे में कहा। मेरी इजाज़त से। सब ने बेसाख्ता अब्बा हजूर की तरफ देखा। फिर किसी ने जुर्रत ना की सवाल करने की और खामोश हो गए। ये मंजर था सुल्तान हवेली का। सुल्तान हवेली के सरबराह, जिन्हें अब्बा हजूर कहते हैं, इनके 2 बेटे बहरोज सुल्तान और शहरोज सुल्तान और उनकी बेटी रुदाबा सुल्तान थी। बहरोज सुल्तान और उनकी बीवी हमना सुल्तान, इनके 2 बेटे मूसा सुल्तान और ईसा सुल्तान, 2 बेटियां मीशल सुल्तान और महपारा। मूसा सुल्तान एक कामयाब बिजनेसमैन थे और ईसा सुल्तान पाकिस्तान का मशहूर फाइटर था, जबकि मिशल सुल्तान एक यूट्यूबर थी और महपारा की ग्रेजुएशन मुकम्मल थे और शरारती, डरपोक और सबकी लाडली शहरोज सुल्तान और उनकी बीवी आयशा सुल्तान के 2 बेटे बलाज सुल्तान और हातिम सुल्तान और एक बेटी मरियम सुल्तान। बलाज सुल्तान चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे और हातिम सुल्तान एक कामयाब बिजनेसमैन और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, जबकि मरियम एक कामयाब बिजनेस वुमन थी, जिसे पाकिस्तान की सबसे उम्र बिजनेस वुमन होने का एहसास हासिल था। रुदाबा सुल्तान की शादी शम्स खान से हुई थी, जिसका एक बेटा हनान शम्स और 2 बेटियां माहीन शम्स और इशाल शम्स थीं। 12 साल पहले इनके एक्सीडेंट में रुदाबा सुल्तान उनके शोहर की मौत वाक़या होगी, जिससे अब्बा जी इन तीनों को सुल्तान हवेली ले आए थे। हनान शम्स खान एक कामयाब बिजनेसमैन था। माहीन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, जबकि इशाल एक नकचड़ी लड़की थी। डिज़ाइनर बनना चाहती तो जनाब बन सकी, तो अपनी कज़न मिशेल के साथ के नाम की ट्यूबर थी। ये मंजर है दुबई ऑडिटोरियम का, जहां कुछ देर में बाइक रेस शुरू होने वाली थी। इस रेस में 10 अफराद शामिल थे। 4 अफराद दुबई के ही रेसर्स थे, 2 अफराद भारत के और 1 इंग्लैंड, जबकि 3 अफराद पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। ऑडिट रूम में तमाम अफराद रेस के लिए तैयार थे और 1 अफराद इन बाइक रेसेस में मौजूद न था। बस इसी का इंतज़ार था। इस लापता शख्स का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 रेसर्स का और कोई नहीं काराबे मेंशन के चश्मे चराग थे। एक मुराद काराबे, कमिश्नर पुलिस ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा जहान काराबे था, जबकि तीसरे अफराद का कोई पता नहीं था। सब बाइकर्स अपने अपने बाइक्स पर सवार हुए। मुराद और जहान के दरमियान वाले बाइक पर कोई सवार ना हुआ तो मुराद और जहान एक दूसरे को देखा। दोनों ने ही नासमझी से कंधे उचका दिए। अचानक ही आवाम का शोर उठा तो सबकी बेसाख्ता नजरें पीछे आती उस सिंफ नासुक पर गई, जो ब्लैक रेसिंग सूट पहने, ब्लैक ही हेलमेट हाथ में पकड़े अपने बाइक की तरफ जा रही थी। जहां सबको इसको देखकर हैरत हुए, मुब्तला हुए, वहीं मुराद और जहान के पहले तो चेहरे का रंग उड़ा, फिर दोनों ने बेसाख्ता हंसी छूटी। सामने से आती हुई वो लड़की अपनी नीली आंखों में सर्दमोहरी सजाए, अपनी डिम्पल सजाए, जो सिर्फ एक गाल पर ही नुमाया होता था, अपनी मखसूस चाल चलती अपनी बाइक की तरफ बढ़ रही थी, और वो कोई और नहीं, मरियम सुल्तान थी। ये दुश्मनों की बेटी यहाँ सुल्तानों की इज्जत का जनाजा निकालने आई है क्या? जहान अपनी खसियानी हंसी हंसता हुआ बोला तो मुराद सिर्फ मुस्कुराया।
उफ, बड़ा मज़ा आएगा दुश्मनों की बेटी को हराकर। मुराद भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अच्छा अब चुप करना, सुन लिया ना इस पिछल पैरी मधुमक्खी ने तो यही मुँह सुझा देगी। मुराद ने जहान को कहते हुए कहा। हाय इतना डर। जहान ने मुराद को छेड़ते हुए आंख दबाई। बको मत। वो चिढ़ गया। मरियम अपना हेलमेट पहने सबको इग्नोर किए अपने बाइक पर सवार हुई। मुराद और जहान ने भी उसे देखकर आंखें घुमाई और रेस की जानिब मतवज्जो हुए। अगले लंबे शॉट की आवाज़ पर सब ने बाइक आगे बढ़ाई। सब अपने अपने बाइक्स को बर रफ्तारी से दौड़ा रहे थे तो इनमें से एक नफूज ऐसा था जो इन सब से आगे निकलता सबकी तवज्जो का मरकज़ बना था। बारान ऑफिस से अभी घर पहुंचा था और इसका रुख नीचे बेसमेंट में टीवी लाउंज की तरफ था कि इसके मोबाइल पर कॉल आई। मोबाइल कान से लगाते जो खबर इसको मिली वो बस दांत कचकचा के रह गया। क्या बना रेस का? वो टीवी लाउंज में दाखिल होता अहमद से मुखातिब हुआ जो अभी भी फ्रेश होकर यहाँ पर आया था। पाकिस्तान के से 3 रेसेस हैं, वो तो और अपने लड़के हैं और एक का पता नहीं कौन सा फन्ने खान है जो सबसे आगे है। मुराद और जहान इसके पीछे और बाकी इनसे भी पीछे। बारान ने अपने मुंह पर हाथ फेरा और गुस्सा काबू किया। मरियम सुल्तान, बुरहान ने बताया। अहमद ने आंखें फाड़ते बुरहान को देखा और फिर टीवी को। ये मधुमक्खी वहाँ पर भी पहुँच गई। मुझे अब तब शक होता है ये इंसान नहीं कोई जिन है। अहमद ने अपना शबा जाहिर किया। बारान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। हैसरगरीन आंखों में सुर्खी मायल हो रही थी और गुस्से की वजह वही मधुमक्खी थी। रेस जैसे जैसे अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी बारान और अहमद का चेहरा गुस्से से सुर्ख होता जा रहा था कि अचानक बारान ने एक पानी का गिलास दीवार पर उठा मारा। साले बेगैरत दुश्मनों की बेटी से हार गए सबके सब। चूड़ियाँ पहनकर घर बिठा दो इन सालों को। बारान गुस्से से फटफड़ा टीवी पर मरियम सुल्तान को बाहर रोकते चेहरे से हेलमेट उतारता देखकर बारान के चेहरे के तेवर बिगड़े, खासकर जब इसको हंसते देखा। बारान ने टीवी भी बंद कर दिया जबकि अहमद को तो चुप्पी लगी। बारान अपने कमरे में जाता गुस्से से पागल हो गया। उसे अपने भाइयों से हारने से ज़्यादा मरियम के जीतने पर गुस्सा आ रहा था और वो ठंडे शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। रेस ख़त्म हुई तो मरियम जो पहले नंबर पे थी जबकि मुराद दूसरे पर और जहान तीसरे पर। इन दोनों ने बिलाशुबा पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। वो अपने अपने प्राइजेस लेकर वहाँ से निकले और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। इत्तफाकन तीनों की एक ही फ़्लाइट थी पाकिस्तान को। तीनों का एक दफ़ा फिर एयरपोर्ट पर सामना ना हुआ। सुबह के 7 बजे इनका जहाज़ पाकिस्तान लैंड हुआ। मुराद और जहान जहाज़ से उतरे और अपने सामान वाली ट्राली पकड़ चले गए। सामने इन्हें अहमद और बारान खड़े नजर आए जो इन्हीं को रिसीव करने आए थे। बारान और अहमद ने इनको आता देखा और साथ ही एक साथ दोनों ने अपने हाथ की 5 उंगलियां इनके सामने करके इनको लानत से नवाज कर इनकी जानिब बढ़े। भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें क्या पता था वो पिछड़ पैरी वहाँ आ जाएगी। हम तो इसे हल्का ले रहे थे लेकिन वो तो हमें चुनना लगा गई। लेकिन फिर भी देखिए ना मुराद भाई दूसरे नंबर पर है और मैं तीसरे नंबर पर। जहान ने डरने की नाकाम एक्टिंग करते हुए अपने भाई से मुखातिब होकर कहा। चल चल अब ज़्यादा एक्टिंग ना कर, दुश्मनों की बेटी से हार गए बगैर तो। अब की बार अहमद बोला। और आप जो दुश्मनों की बेटी। इससे पहले जहान अहमद का भांडा फोड़ता अहमद ने उसके मुंह पर हाथ रखते इसका मुंह बंद किया। जहान ने उसे कड़े तेवरों से देखा और कपड़े झाड़कर खामोश हुआ जबकि मुराद और बारान ने एक दूसरे को नासमझी से देखा। इससे पहले वो कुछ बोलते मुराद की नज़र सामने से आते इस नफ्स पर पड़ी। लो शैतान का नाम लियो, शैतान हाजिर। मुराद स्पार्ट चेहरे के साथ बोला। मरियम अपनी मगरूर चाल चलती सामने से आ रही थी जबकि सामान के नाम पर सिर्फ हैंडबैग कंधे पर लटका रखा था। इन चारों मर्दों की नज़र मरियम पर थी जो ब्लैक जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ही लेदर की जैकेट पहने, पैरों में ब्लैक लॉन्ग शूज़ और आंखों पर गॉगल्स लगाए नज़र लग जाने की हद तक काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इन चारों को फिर भी जहर लग रही थी। मरियम की एक दफ़ा भी इन चारों पर नज़र न पड़ी और वो अपनी ही धुन में जा रही थी। वो लोग इस वक्त पार्किंग एरिया में मौजूद थे। मरियम अपनी गाड़ी पहले ही मंगवा चुकी थी। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक 5 लड़के जो शक्ल से ही आवारा लग रहे थे उन्होंने इसका रास्ता रोका। 2 इसके आगे तो 3 पीछे खड़े हो गए और वो लोग पब्लिक से ज़रा दूरी पर खड़े थे। वो चारों काराबे इस मंजर को बड़े गौर से देख रहे थे। मरियम के चेहरे पर किसी भी किस्म की घबराहट ना थी। एक लड़का दूसरे लड़के से बोला, आज तो लॉटरी निकल आई, वे इतनी खूबसूरत लड़की हाथ लगी है। मरियम संजीदगी से उन्हें देख रही थी। और गाड़ी में डाल इसको। अचानक लड़का बोला और मरियम का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था जब मरियम ने इसका वही हाथ पकड़कर पूरा मोड़ दिया। हड्डी टूटने की आवाज़ें वो लड़का दर्द से चीख उठा। बाकी के 4 लड़के आंखें फाड़े ये मंजर देख रहे थे, कभी मरियम को देखते तो कभी अपने साथी को। इनको समझ में नहीं आया था कि हुआ क्या है। अचानक 2 लड़के उसकी तरफ बढ़े और हाथ आगे बढ़ाया कि मरियम ने फिर एक लड़की का बाजू पकड़कर मोड़ा और दूसरे के पेट में ज़ोर से लात मारी। इस लड़के का बाजू मोड़ते उसका बाजू भी तोड़ गई। एक और चीख बेसाख्ता फिजा में गूंजी। इसको छोड़ते वो दूसरे लड़के की सिमत पड़ी, उस पर मुँह के घूंसों की बारिश कर दी।
اس سے پہلے وہ لڑکے مزید کچھ کرتے وہ چاروں کارابے ان کی طرف بڑھتے ان لڑکوں پر غصوں اور مکوں کی برسات کرنی شروع کر دیے تھے۔ اچانک سیکیورٹی کا عملہ وہاں پر پہنچا اور ان لڑکوں کو لے گیا۔ سیکیورٹی فورسز اور کسی کو کچھ نہ کر سکی کیونکہ وہاں مراد کارابے کمشنر پولیس آف پاکستان موجود تھے اور ان سب سے کون واقف نہ تھا۔ ان پانچوں کی نظریں بے ساختہ ملی تو مریم نے شکریہ ادا کرنے کے بجائے ان کو گھوڑی سے نوازتے اپنی گاڑی کا لاک کھولا۔ بھلائی کو تو کچھ سمانا ہی نہیں ہے، بندہ شکریہ ہی ادا کرتے۔ جہان نے شکوہ کیا، میں تم لوگوں کے پیر نہیں پکڑے تھے بھلائی کرنے کے لیے۔ مریم نے بھی دو بدو کہا، یو نو وٹ، تمہیں ایکچولی عزت راس نہیں ہے۔ باران غصے سے تیوریاں چڑھا کر بولا، تو کیا تمہیں راس ہے؟ اوہ میں تو بھول ہی گئی، تمہاری تو کوئی عزت ہی نہیں۔ مریم بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہاری عزت اتار کر سائڈ پہ رکھ دوں۔ ایک تو عزت بچائی اوپر سے باتیں بھی سنو۔ باران غصے کو قابو رکھتے بولا تو مریم اس کی عزت اتارنے والی بات پر غصے اور شرم سے لال پیلی ہوتی باران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم مردوں سے نا اور توقع بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک کرب تھا جو باران نے بخوبی نوٹ کیا مگر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ مراد احمد اور جہان نے بھی ایک نظر مریم کو دیکھا اور وہاں سے نکلے۔ مریم بھی اپنی مرسڈیز میں سوار ہوتی گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ باران اور احمد آفس پہنچے۔ باران آفس میں داخل ہوئے تو سارا سٹاف اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے سلام کیا۔ بہت سے لیڈی سٹاف باران کی خوبصورتی اور پرسنالٹی پر دیر ہارتے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ باران ان سب کی نظروں کو اگنور کرتے اپنے آفس روم میں داخل ہوا۔ احمد بھی اسی کے پیچھے آفس میں داخل ہوا تو اس کی انٹرنس پر بھی پورے سٹاف کا وہی رد عمل تھا جو بھی ان سب کو اگنور کرتا باران کے آفس کی طرف بڑھا۔ باران تجھے وہ عزت والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ احمد آفس میں داخل ہوتے باران سے مخاطب ہوا۔ جانتا ہوں کچھ زیادہ ہی بول گیا، لیکن میں کیا کروں، اسے دیکھتے ہی خود بخود غصہ آ جاتا ہے۔ بعد میں معذرت کر لوں گا، لیکن غلطی اس کی بھی تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں اس کے منہ لگنے کا۔ وہ اس قابل نہیں کہ میں اس سے بات بھی کروں۔ میرا بس چلے تو ابھی موت کے گھاٹ اتار دوں اس کو، مگر عورت ہے صرف اس لیے۔ باران کہتے کہتے رکا۔ اتنے بڑے بڑے بول نہ بولا کر باران کے بعد میں تجھے پچھتانا پڑے۔ احمد نے نفی میں سر ہلا کر گویا ہوا۔ باران نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اکثر اوقات ہم غصے اور طیش میں بہت کچھ بھول تو جاتے ہیں مگر بعد میں افسوس ہوتا ہے اپنے کہے گئے الفاظوں پر۔ احمد یہ کہتے اس کے آفس روم سے نکلتے اپنے روم کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ باران نے اپنی آنکھیں میچے اس کے سامنے غصے اور کرب سے بھری ہوئی وہی نیلی آنکھیں آئیں۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور سوچ میں پڑ گیا۔ مریم اپنے آفس میں داخل ہوئی۔ وہ ایئرپورٹ سے پہلے سیدھا سلطان حویلی گئی تھی۔ وہاں پر سب سے مل کر مبارکباد وصول کر کے اپنی ماں عائشہ سلطان سے عزت افزائی کروا کر فریش ہو کر واپس آفس آئی تھی۔ وہ اس وقت آفس سوٹ میں ملبوس تھی، بلیک شرٹ کے ساتھ سنگ کلر کی پینٹ اور کوٹ کے ساتھ بلیک کوٹ شوز پہنے اپنی نیلی آنکھوں کو اسپاٹ کیے داخل ہوئی۔ سارا سٹاف اس کو سلام کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بیٹھے رہنے کا کہا اور سر ہلا کر سلام دیا۔ اپنے آفس میں داخل ہو گئی۔ باران اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب احمد روم میں داخل اور اس کو چلنے کا بولا، چلیں میٹنگ ہے دورانی کے ساتھ۔ ہاں چل۔ باران اور اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا کھڑا ہوا کوٹ کے بٹن بند کرتا بولا۔ وہ دونوں اپنے آفس سے نکلتے دورانی امپائر کو روانہ ہوئے۔ مریم اس وقت اپنے آفس میں بیٹھی کسی فائل پر کام کر رہی تھی جب اس کا دروازہ ناک ہوا۔ کم ان۔ مریم نے اجازت دی۔ آمنہ داخل ہوئی اور مریم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یس۔ مریم نے ایک آنکھ اٹھا کر اس سے استفسار کیا تو اس نے لفافہ اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ مریم نے سوال داغا۔ میم یہ میرا ریزگنیشن۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ وجہ؟ آئی کوڈ ناٹ ایکسپیکٹ اٹ۔ اس نے وجہ پوچھنے کے بعد کہا تو آمنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ مریم اس کے رونے پر پریشان ہوتی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس کی طرف بڑھی۔ اسے شانوں سے تھام کر کرسی پر بٹھاتے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاؤ۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ مریم آنکھوں میں سرد مہری سجائے آمنہ سے استفسار کرنے لگی تو آمنہ نے اسے A to Z اپنی ساری کہانی سنا دی۔ یہ منظر تھا قائد اعظم یونیورسٹی کا۔ اس کی گاڑی مطلوبہ ڈپارٹمنٹ کے آگے رکی۔ حاتم سلطان اپنی بھرپور وجاہت لیے ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا۔ بہت سی لڑکیاں اسے دیکھتے ہی اپنا دل ہار بیٹھی۔ وہ سب کی نظروں کو نظر انداز کرتا اپنے آفس کی سمت بڑھا۔ حاتم اپنی بہن مریم کے ساتھ ایک کامیاب بزنس ٹائکون بھی تھا مگر اس ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر 6 ماہ کے لیے لیو پر بیرون ملک گئے تھے تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے حاتم کی منت کر کے 6 ماہ کے لیے حاتم کو بطور پروفیسر یہاں مقرر کیا۔ اس وقت باران اور احمد دورانی امپائر میں موجود دورانی کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے دروازہ دھڑام سے کھولا۔ السلام علیکم۔
मरियम ने तंजिया सलाम किया। बारान और अहमद ने एक दूसरे को नासमझी से देखा। इनको खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हो रही थी। तुम यहाँ, और ये कौन सा तरीका है ऑफिस में दाखिल होने का? दुरानी खड़ा हो गया और घबराहट को काबू रखते हुए बोला। क्यों, तरीका पसंद नहीं आया? वैसे मेरी हर चीज़ तुम्हें पसंद आई, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, मेरी सेक्रेटरी लेडी। हैरत है, मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आया? मरियम ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? दुरानी ना समझी कि नाकाम एक्टिंग करते हुए बोला। मेरा मतलब तुम्हें पता भी और तुम समझते भी हो, मरियम बोली। क्या करोगी तुम? दुरानी बड़े इत्मीनान से बोला। हाँ, मैं। मरियम ने एक तंजिया हंसी उछाली और बोली, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करती हूँ। मरियम धाड़ी थी। तुम इस 2 टके की सेक्रेटरी के लिए मेरी इंसल्ट करोगी? दुरानी अपने सीने पर उंगली रखे कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले बेइज्जती इसकी होती जिसकी कोई इज्जत भी हो, और मेरी नज़र में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। और दूसरी, मेरी सेक्रेटरी और मेरा स्टाफ मेरी फैमिली है। अगर कोई इनकी तरफ मैली आंख से देखेगा या अपनी खलीस हाथों से छुएगा तो मैं इसकी आंख और हाथ दोनों काट कर चील कौवों को खिला दूंगी। मरियम ने जिस अदा से कहा, बारान और अहमद के चेहरे पर फ़खराना मुस्कुराहट रेंगी, जिससे वो महारत से छुपा गए। तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम्हारे खुद का करोड़ों का नुकसान होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आराम से बख्श दूंगा? दुरानी ने धमकियाँ अमेज़ अल्फाज बोले। तुम्हें 4 महीने हो गए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, तुम्हें अब तक नहीं पता चला कि मेरे लिए पैसे की अहमियत मिट्टी के बराबर भी नहीं। और मुझसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचना। मेरे हरीफ मुझे मधुमक्खी कहते, क्योंकि वो जानते हैं अगर मेरे मुंह लगेंगे तो मैं मुंह सुझा दूंगी। मरियम का इशारा साथ बैठे बारान और अहमद की तरफ था। बारान और अहमद उसे टेढ़ी आंखों से देखते उठ खड़े हुए, जबकि दुरानी ने इनको यूं अचानक खड़ा देखकर नासमझी से इन दोनों की तरफ देखा। जबकि दोनों की आंखों में गुस्से की लकीरें देखते वो समझ चुका था कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी गया। अब तुम लोग इसकी वजह से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे? दुरानी बारान और अहमद को उठते हुए देखते हुए बोला। तुम हमारे ख़ानदान की लड़की को हमारे सामने धमकी दोगी और हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? ये तुम्हारी भूल है, बारान बोला। तुम्हारे ख़ानदान की या फिर दुश्मन ख़ानदान की? दुरानी ने कहकहा लगाते हुए तंज किया। सुल्तान ज़कारबी की दुश्मनी से तुम जैसे कुत्ते बिल्लियों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और दुश्मनी के बावजूद इस ख़ानदान की हर उधर हमारी इज्जत है। अगर कोई हमारी इज्जत को धमकी देगा तो हम इसे जहन्नुम हासिल करने में देर नहीं लगाएंगे। तुम्हें बख्श रहे हैं, गनीमत जानो, बारान तकरीबन धाड़ते हुए गोया हुआ। मरियम बेयकीनी से बारान और अहमद को यकटुक देखे जा रही थी और 2 कदम आगे बढ़ती गोया हो। मुझसे टक्कर मत लेना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पागल हूँ मैं? मरियम ये कहती मुड़ी और आंखों पर गॉगल्स लगाते बाहर निकल गई। इसके पीछे बारान और अहमद भी दुरानी एम्पायर से निकलते अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होते काराबे एम्पायर की तरफ रवाना हुए। अहमद काराबे एम्पायर की तरफ निकला, जबकि बारान मरियम की गाड़ी के पीछे चला गया। बारान ने अचानक से मरियम की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोकी। ये क्या बदतमीज़ी! मरियम अपनी गाड़ी से निकलते हुए बारान पे चीखी थी। रिलैक्स हो जाओ मधुमक्खी, बात करनी थी तुमसे बस, बारान इत्मीनान से बोला। जल्दी बोलो, मरियम अकड़ दिखाते हुए बोली। वो एक्चुअली मुझे सुबह के लिए माजरत करनी थी, बारान का दिल नरमी से बोला। बारान से बहुत नफरत करता था, मगर फिर भी इसकी इज्जत करता था क्योंकि वह एक औरत थी, ऐसा उसे लगता था। मरियम ने उसे तफ्तीशी निगाहों से देखा, फिर बोली। सस्ता नशा करने के साइड इफ़ेक्ट्स, मरियम ने तंजिया कहा। बारान का कहकहा फिज़ा में गूंजा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं नशा नहीं करता, अलबत्ता तुमसे ये उम्मीद की जा सकती है। बारान ने भी तंज किया। मैं तुम्हें नशई लगती हूँ? मरियम ने अपने सीने पर उंगली रखते हुए कन्फर्म किया। अस्तगफिरुल्लाह बाजी, मैंने सब कब कहा? बारान अपनी हंसी दबाते हुए गोया। बाजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बाजी कहने की? बदतमीज़ बूढ़े कहीं के, सठे आ गए हो क्या? ओह हेलो, मैं तुम्हें बुढ़ा लगता हूँ? 28 साल का कौन सा बुढ़ा होता है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, बारान ने रोनी सूरत बनाकर कहा तो मरियम की हंसी छूटी। मरियम का हंस कर बुरा हाल हो रहा था। बारान इसको महवियत से देखे गया। उसके एक गाल पर पड़ता डिम्पल बहुत खूबसूरत लग रहा था कि एक पल को बारान का दिल किया इस डिम्पल को छू कर देखे, फिर अपनी सोच पर लानत भेजता सर झटक दिया। हंस दो, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, बारान इसको देखते हुए हंसकर बोला। हाँ, वक्त आएगा और तुम्हें सोता पाएगा और फिर तुम पर लानत भेजता चला जाएगा। मरियम कहाँ पीछे रहने वाली थी? अपनी ज़बान को ब्रेक लगाओ, वरना क्योंकि अगर मैंने लगवाई तो तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा, बारान जुमानी लहजे में कहता एक आँख दबा गया। मरियम इसका बात का मतलब समझते हुए शर्म और गुस्से से लाल पीली होती उससे गुस्से से देखेगी। हाँ पता है, पैंसम में अब क्या नज़र लगाओगी? बारान मगरूराना अंदाज में बोला। 1000 बेशरम मरे होंगे तब तुम जाकर पैदा हुए होगे, मरियम बोली। लेकिन तुम तो भी जिंदा हो, बारान ने फिर से उसे छेड़ते आँख दबाई। मरियम उसे कोई भी जवाब दिए बगैर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी कि बारान ने उसकी कालाई पकड़ी।
सॉरी की है? जवाब तो दो। टाक टेबल? नहीं, मधुमक्खी। ठीक है, बारान ने उसको कहा जबकि टाक टेबल के नाम पर मरियम का सुकून खारिज हुआ। क्या बकवास है ये? छोड़ो मेरा हाथ। मरियम अपनी बुखलाहट पर काबू पाते हुए बोली। बारान ने उसे अपनी जानिब खींचा। मैं भी जानता हूँ और तुम भी कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। बारान इस पर गहरा तंज करता बोला। तुम मेरी जासूसी करते हो? मरियम गुस्से से चीखी। करनी पड़ती है मधुमक्खी, फिक्र मत करो, ये राज है तुम्हारे और मेरे बीच, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बारान इत्मीनान से बोला तो मरियम को आग लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? मरियम बोली। तुम डरोगी मेरी जान, डरोगी। जस्ट वेट एंड वॉच। बारान एकदम चेहरे पर संजीदगी सजाए इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करता बोला कि एक पल को मरियम भी इससे खौफ महसूस हुआ, मगर अगले ही लम्हे वो अपना चेहरा सपाट के इसकी आंखों में देखने लगी। छोड़ो मुझे। मरियम अपना आप बारान से छुड़वाने की कोशिश करते हुए धाड़ी थी। तुम्हें क्या लगता है मधुमक्खी मैं तुमसे बेखबर हूँ? तुम क्या करती हो क्या नहीं, कहाँ जाती हो कहाँ नहीं, ईच एंड एवरीथिंग मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। बारान चेहरे के तासुरात सख्त किए हुए गोया हुआ। हो रियली? तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट तुम तो क्या कोई भी नहीं जानता। मरियम तंजी हंसी हंसते कर्ब से बोली कि बारान की बेसाख्ता गिरफ्त ढीली पड़ी। मरियम ने मौके का फ़ायदा उठाते बारान से अपना बाजू और कमर छुड़ाई और 4 कदम दूर हुई। मुझसे दूर रहना बारान काराबे या मिस्टर बीस्ट, व्हाटएवर तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मरियम कहते साथ ही मुड़ी और आंखों पर गॉगल्स लगाती अपनी गाड़ी में सवार होती वहाँ से निकली, जबकि बारान अभी तक वहीं साकत खड़ा था। ना जाने मरियम की आंखों में ऐसा कौन सा गब था जिसे महसूस करते वो साकत हुआ। ये मुझे क्या हो रहा है? आखिर ऐसा क्या है इसकी आंखों में? बारान ने खुद से सवाल किया। मैं वादा करता हूँ तुमसे मरियम सुल्तान, मैं तुम्हारी आंखों में मौजूद इस कर्ब की वजह को जान कर रहूँगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे तुम्हारी सफाकियत की वजह जान कर रहूँगा। जो राज तुम अपने दिल में छुपाए हो वो जान कर रहूँगा कि जिसकी वजह से तुम मासूम से सफाक बन गई। वादा है मेरा तुमसे। मरियम जिस रास्ते गई थी बारान उसकी तरफ देखते हुए खुद से अज़म करता हुआ बोला और फिर अपनी गाड़ी में सवार होते वहाँ से निकला।